हेलो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोग ये देख चुके हैं कि बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर हो तो उसके कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को किसी जगह पे कैसे कैलकुलेट करें, और वहाँ पे अगर हमारे पास कोई मूविंग चार्ज हो तो लॉरेंज फोर्स के एक्सप्रेशन के हिसाब से कैसे हम उस पर फोर्स कैलकुलेट करें। अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके उसके कारण से स्पेस के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ होगी, एंड दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। और हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर फील्ड को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है, एक कर्ल और दूसरा डाइवर्जेंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम्पियर्स लॉ को डिड्यूस करते समय ये नोटिस किया था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कर्ल कैसे कैलकुलेट करें। आज हम लोग देखेंगे कि इसके डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करें, और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या इनसाइट्स हमें देखने को दिखाती है। मान लेते हैं हमारे पास स्पेस में किसी जगह पर कोई वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे है। इसके ऊपर हम कोई पॉइंट चूज करते हैं जो कि आर डैश वेक्टर पे है, और वहाँ पर एक डी टाउ डैश का हमारे पास एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर पे हमारे पास कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। देन हम इस अलग अलग आर डैश के कारण से हम लोग जो छोटे छोटे हमारे वॉल्यूम एलिमेंट्स बन रहे हैं जिनमें कि करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी हमारा जे आर डैश होगा, उसके कारण से हम उस पॉइंट पर डी बी वैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लोग ने यहाँ पे दोनों तरफ डाइवर्जेंस को अप्लाई कर दिया है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल और डाइवर्जेंस जो है उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये जो इंटीग्रल है जिसका हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं वो सेम हो जाएगा उस डाइवर्जेंस का इंटीग्रल लेने के लिए। सो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे दो वेक्टर फील्ड्स हैं जिसके क्रॉस प्रोडक्ट का हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं। सो यहाँ पर हमें अपने एक प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना होगा जो बेसिकली इसके बारे में हमें बताता है कि एग्जैक्टली से हम कैसे एक्सपेंड करें, और उसे अप्लाई करने के बाद हमें पास जो मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म का आएगा। सो हमारा जो इंटीग्रेंड जिसका कि हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं वो कुछ इस ढंग का दिखेगा, और इसे हम एक्सपैंड करते तो हमें वो कुछ इस फॉर्म का एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि है कि कर्ली आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर का हम डॉट ले रहे हैं जे के कर्ल के साथ, और सिमिलरली फिर हम उसी में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जे का डॉट प्रोडक्ट विद द कर्ल ऑफ कर्ली आर बाय आर स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों ही जो कर्ल है वो दोनों ही एक्चुअल में जीरो होंगे। पहला वाला कर्ल इसीलिए जीरो होगा बिकॉज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसी आर डैश वेक्टर के कैलकुलेट कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से जो हमारा ये जो डेल ऑपरेटर है चूंकि वो एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में है, ना कि एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश जो हमारे प्राइम वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है उसके हिसाब से एक्स वाई और जेड, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है वो इस डाइवर्जेंस के लिए जिसके जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए वो कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे। उनको डिफरेंशिएट करने पे वो आप कंप्लीटली हमें एक जीरो क्वांटिटी देगी, और इसका आंसर हमारा ये वाला वेक्टर जो है ये जो कर्ल है वो और कुछ नहीं बल्कि एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले वेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे तो ये वाला वेक्टर भी एक्चुअल में जीरो है, जो कि हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू शो कर सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इसका मतलब है इन दोनों ही को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन ये देखने को मिलेगा कि पूरी ही क्वांटिटी एक्चुअल में जीरो हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारे पास चाहे कैसा ही करंट का कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं हो, बट उसका जो डाइवर्जेंस है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण से प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसका जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा जीरो होगा। अब इसके कारण से हमें एक और हेल्प मिलेगी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर जो एरिया इंटीग्रल है उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। हमारे मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज एरिया इंटीग्रल कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा, बट हमारे डाइवर्जेंस थ्योरम से ये और कुछ नहीं बल्कि बी के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, जहाँ पे ये वॉल्यूम और कुछ नहीं बल्कि इस सरफेस के द्वारा इंक्लोज्ड वॉल्यूम है। तो इसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हर पॉइंट पे जीरो है, इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल ही अपने आप में जीरो हो जाएगा। हमारे मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज एरिया इंटीग्रल भी जीरो होगा। बट ये दोनों ही एक्सप्रेशंस हमसे कहना क्या चाहते हैं, आइए इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हर जगह पे होने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी सिंक और कोई भी सोर्स नहीं है। अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोग ये याद करेंगे कि अगर हम लोग किसी भी वेक्टर फील्ड का
डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते थे, तो इसका मतलब होता था कि हम उसे एक फ्लूइड फ्लो की तरह इमेजिन कर रहे हैं और उसमें से ऐसे पॉइंट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर से कि हमारे पास अचानक से फ्लूइड इमर्ज हो रहा है जिसको हम सोर्स कह रहे थे, और जहाँ सिंक्स होते थे जहाँ पे सारा फ्लूइड जाके गायब हो जाता था। बट इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं होते हैं। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 जैसे पॉइंट्स हुआ करते थे, जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस फील्ड नॉन जीरो आता था, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर की ओर पॉइंट आउट कर रहा होता था। इसका मतलब थे हमारे जो, या फिर इन्वर्ट पॉइंट कर रहे होते थे इन नेगेटिव की कंडीशन, नेगेटिव चार्ज कंडीशन में। इसका मतलब थे कि हमारे चार्जेस वहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का काम कर रहे थे। बट यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड्स के समय में। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा मैग्नेटिक एंटिटी नहीं है जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर इमर्ज हो रहा हो, या जिसके अंदर सारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो, उसके अंदर सोर्स एंड सिंक नहीं होता है। इन्हीं को हम लोग मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर एक खास बात सोच सकते हैं। जिस तरह से जब हम लोग ने एम्पियर्स लॉ को देखा था और उसमें और गॉसेस लॉ दोनों में हम लोग ने कंपैरिजन करके उनके बीच में पैरेलल ड्रॉ किया था, और इसी कारण से कुछ खास सिचुएशन में हम लोग ने उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को के ऊपर कुछ खास कैलकुलेशंस किए थे। उसी तरह से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ हद तक हमारे पास उस एक्सप्रेशन से मैच करता है जहाँ पर हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें और उसमें दोनों में ही हमें काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके मदद से हम लोगों ने एक और नई क्वांटिटी को डिफाइन किया था, जो कि था हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी ढंग से हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करके एक और क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारा कहलाता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सो हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कुछ इस ढंग से डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर अपने आप में एक ऐसा वेक्टर फील्ड है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो कि उसका कर्ल लेने पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। तो हमारा अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो तो उससे रिलेटेड हम एक और वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं जो कि ए है, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस ए में, ए की जगह पर हम लोग एक खास तरह के फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं। देन हम लोग ये देखेंगे कि उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ खास बातें सही हो रही हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ए वेक्टर को ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा के मदद से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पर लैम्डा कोई भी हमारे पास आर्बिट्री स्केलर फील्ड है, देन हम लोग ये बात नोटिस करेंगे कि इसका भी जब हम लोग कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपैंड करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक कर्ल ऑफ ए का एक्सप्रेशन है, और दूसरा टर्म जो हमारे पास एक है वो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा के बराबर है। बट हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है। सो दैट मीन्स कि वो टर्म जीरो हो जाएगा और हमारे पास बचा हुआ टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ल ऑफ ए, और वो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन से बी है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर कोई ए वेक्टर फील्ड है जो कि ऊपर वाली कंडीशन यानी कि कर्ल ऑफ ए इक्वल टू बी को सेटिस्फाई कर रहा हो, इन दैट कंडीशन हम ढेर सारे स्केलर फील्ड्स खोज सकते हैं और उसके ग्रेडियंट को उसमें ऐड करते जा सकते हैं इस ए वेक्टर में, और उससे हमें पास ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो इस वेक्टर फील्ड का काम कर सकते होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि हमारे पास ये फ्रीडम है, ये बेसिकली एक तरह के कन्वेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग ए को कैसे अपना चुन सकते हैं। हमारे पास आर्बिट्रली ढेर सारे हैं, बट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से मात्र एक को फिक्स कर देंगे और उसी को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ए वेक्टर के डेफिनेशन में एक और बात जोड़ेंगे कि ए वेक्टर इस ढंग से होना चाहिए कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो हो जाए, यानी कि डाइवर्जेंस लेस फील्ड हो जाए। और इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ए जो वेक्टर फील्ड है वो फिक्स हो जाता है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा ए, जो कि इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग ये बात नोटिस करेंगे कि जब हम लोग ने वहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो उससे रिलेटेड हमारे पास एनर्जी और जो हमारे पास सिस्टम की एक एनर्जी होती थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे, जिस कारण से इसको डिफाइन करना हमारे पास काफ़ी आसान था। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये बात नोटिस करेंगे कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करता ही नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसी वर्क से रिलेटेड उसके साथ कोई कनेक्शन है नहीं। इसीलिए हमारे पास यहाँ जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है इसका कोई ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम लोगों ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो अपने आप में एक स्केलर फील्ड था, और स्केलर फील्ड होने के कारण से हमारे पास एक वेक्टर के बदले में हमारे पास एक स्केलर फील्ड थी जिसके ऊपर हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान थे, तो इसीलिए हम उसे प्रेफर करते थे। बट यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, इसी कारण से हमारे पास यहाँ पे कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है, बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर दोबारा से एक और वेक्टर फील्ड ही मिल गया है।
सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उतना यूजफुल नहीं है। हाउएवर ये थ्योरेटिकली इसका अपना खास सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ को ध्यान से देखेंगे और वहां पर हम लोग अपने वेक्टर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसे पुट करने की कोशिश करेंगे। एम्पियर्स लॉ बताता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल और कुछ नहीं बल्कि म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए जो ए का सेट किया है कि ए का कर्ल हमारे बी के बराबर है, इसके एक्सप्रेशन को हम लोग इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उसको हम लोग अपने इस एम्पियर्स लॉ का एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग एक कर्ल का दोबारा से कर्ल ले रहे हैं, तो हम लोग इसे एक्चुअल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ए जो है उसके कंपोनेंट वाइज उसको लेते हैं और उसके कर्ल का कर्ल लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। उस एक्सप्रेशन को हम लोग ने इस फॉर्म में समराइज किया है। यहाँ पर जो हमारे ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसमें से पहला टर्म हमारा क्या है कि ए के डाइवर्जेंस का हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरा वाला टर्म जो है वो हमें देख के लैप्लासियन जैसा लग रहा है डेल टू ऑफ ए। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये बात नोटिस करेंगे कि जब हम लोग ने लैप्लासियन को डिफाइन किया था तो हम लोग ने बात ऑब्जर्व किया था कि लैप्लासियन क्या था, तो बेसिकली हम लोग ने उसे देखा था कि वो एक स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है और स्केलर फील्ड पे अप्लाई होने के बाद हमें दोबारा से स्केलर फील्ड देता है। बट यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बातें बिल्कुल ऑपोजिट है। हम लोग देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर फील्ड पे अप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा एक वेक्टर फील्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे जो अगले साइड पे जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर फील्ड है। इसका मतलब है कि ये हमारा लैप्लासियन एक्चुअल में नहीं है। सो ये है क्या एक्चुअली? तो अगर हम लोग अपने लैप्लासियन को डेफिनेशन को याद करते हैं और हम लोग ने उसका एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन किया था उसे याद करेंगे तो हमें याद आएगा कि लैप्लासियन ऑफ स्केलर फील्ड और कुछ नहीं था बल्कि एक्स वाई और जेड के टर्म्स में उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, उनका सम था। यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेटर है जो डेल टू है वो भी एक्चुअली में कुछ हद तक लैप्लासियन है, बट इसमें भी बिल्कुल क्योंकि वैसे ही टर्म्स आ रहे हैं इसमें भी हम लोग ए के एक्स वाई और जेड का जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसको ही लेते हैं। बट उसके साथ साथ हम लोग आई जे के भी ले लेते हैं, यानी अगर उसमें और इसमें सिमिलरिटी देखने को मिलेंगे तो हमें पास ये सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। बट इन दोनों में अंतर ये है कि उसमें हम लोग जो हमारे पास एफ होता था जो भी फील्ड होती थी स्केलर फील्ड, हम लोग उस पर एक्स वाई और जेड उसके टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते थे और उनको डायरेक्टली सम कर देते थे। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए के एक्स कंपोनेंट को लेंगे, उसको एक्स के टर्म्स में उसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, इसी ढंग से वाई के साथ और जेड के साथ भी करेंगे, यानी एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स, और इन सब के साथ हम लोग कोरिस्पॉन्डिंगली आई जे और के वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर देंगे, तो इससे हमें एक तरह का वेक्टर फील्ड मिल जाएगा। सो एक्चुअल में ये वो है, ये एक्चुअल में लैप्लासियन नहीं है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का ऑपरेटर है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पहला टर्म है उसके अंदर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए है, बट हमने कन्वेंशन चुना है कि हमारा ए इस ढंग का होगा कि उसका डाइवर्जेंस जीरो है, और जीरो फील्ड का अगर हम ग्रेडियंट लें तो फिर हमें दोबारा से जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब है वो पूरी क्वांटिटी जो हमारा पहला टर्म है वो जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा कुछ हद तक लैप्लासियन इक्वेशन से मैच खाता है। इसको ध्यान से देखने के लिए हम लोग ए और जे दोनों के ही कंपोनेंट्स को अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर है उसको हम लोग ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख रहे हैं। इन दैट कंडीशन हम लोग डेल टू ए वेक्टर को कुछ इस रंग से डिफाइन करते हैं, डेल टू ए बाई डेल टू ए एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस डेल टू ए वाई बाई डेल वाई स्क्वायर जे कैप प्लस डेल टू ए जेड बाई डेल जेड स्क्वायर के कैप। बेसिकली हम लोग ने एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स का रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया और उनके साथ एक्स आई जे के को मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक वेक्टर प्रोड्यूस कर लिया। इसके अलावा हम लोग जे को डिफाइन कर सकते हैं जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। अब हम लोग जो हमारा इक्वेशन है डेल टू इज इक्वल टू माइनस म्यू नेट जे कैप, इसको अगर हम यूज़ करें और इसमें हम लोग ऊपर की सभी जो हमारी क्वांटिटीज़ आई हैं उनका वैल्यूज पुट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं है बल्कि हमारे पास बेसिकली तीन पॉइसन्स इक्वेशन है। हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर डिस्कस किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पॉइसन्स इक्वेशंस क्या होते हैं, और हम ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस है, और ये एक्चुअल में पॉइसन्स इक्वेशंस का एक फॉर्म है। सो बेसिकली ये भी एक तरह का पॉइसन्स इक्वेशन ही है जैसा हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा था, बट ये हमारे पास तीन अलग इक्वेशंस है जो एक साथ ही हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ए के लिए, जो कि हमारे पास इस ढंग से आए हैं। और साथ ही साथ ए पे हमारे पास एक और कंडीशन है कि इसका करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और साथ साथ इसका डाइवर्जेंस भी 0 हो। अगर हम लोग ये बात अज्यूम करें कि हमारा जो करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है और इन तीनों को मैथमेटिकली सॉल्व करें, देन हमारे पास ए के लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास स्पेस में कोई जगह है जहाँ पर कोई वॉल्यूम करंट डेंसिटी है जे, और उसके ऊपर कोई आर डैश पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जो कि आर डैश पोजिशन वेक्टर पे है, और वहाँ पर हमारे पास एक डी टाउ डैश का छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट है। इसके कारण से एक आर वेक्टर जो कि एक आर्बिट्री स्पेस में कोई पॉइंट है उस पर जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल उसे हम कुछ इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह हमारे पास सपोज दैट एक सरफेस करंट डेंसिटी होता या फिर कोई लीनियर करंट डेंसिटी वाली चीज़ें होती, इन दैट कंडीशन हम लोग इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। सो हमारे एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है आई एक कांस्टेंट होगा टाइम्स हमारे जो भी वायर होगा उसके अलॉन्ग एक छोटा सा टेंजेंशियल वेक्टर। तो हम लोग आई को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं और वो टेंजेंशियल वेक्टर और डीएल प्राइम वेक्टर जो है वो आपस में मिलकर डीएल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कंडीशन में जो हम लोग अपने वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट यहाँ क्वांटिटीज होंगी, एक वॉल्यूम करंट डेंसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास तीसरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और ये तीनों ही क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है कुछ इन एक्सप्रेशंस के थ्रू। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर जे वेक्टर दिया हुआ है जो कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, तो बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से हम लोग बी वेक्टर तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ जे वेक्टर से ए वेक्टर तक पहुंचने के लिए हमने अभी जस्ट ऊपर एक्सप्रेशन को देखा है। इसके अलावा अगर हमें बी वेक्टर से जे वेक्टर तक जाना है तो हम लोग सिंपली एम्पियर्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली हम लोग ने जब एम्पियर्स लॉ को में हम लोग ने ए के एक्सप्रेशन को उसमें पुट किया था, बी के जो ए के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन है, तो उसी कारण से हम लोग को ए से जे तक पहुंचने का भी डायरेक्ट एक्सप्रेशन मिल गया था। साथ ही साथ हम लोग को पता है कि हमारे पास ए दिया हुआ हो तो हम लोग बी को कैसे कैलकुलेट करें। हालांकि बी के पता होने के बाद ए को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो बाकी के जो 5 बचते हैं उसकी मदद से हम लोग कुछ इस तरह का एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इन 5 एक्सप्रेशंस की मदद से हम लोग को जितने भी आपस में इंपॉर्टेंट इंटरकन्वर्जेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह से अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में 3 इंपॉर्टेंट वेक्टर फील्ड्स आ जाते हैं, जे, बी और ए, और इन तीनों के बीच का आपस में हम लोग कनेक्शन देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस को देखा, इसकी क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल को देखा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक नई क्वांटिटी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन किया, इसके एक्सप्रेशन को देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा और इसमें एम्पियर्स लॉ को भी देखा। और साथ ही साथ इन तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो हमारे मैग्नेटोस्टैटिक्स में है, जे, बी और ए, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको ध्यान से देखा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।